चलिए हम देखते हैं बीपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में देखेंगे बिहार स्पेशल से। बिहार स्पेशल से हमने करंट अफेयर पार्ट 1 में देखा था, दिसंबर 2025 के न्यूज़ देखे थे हमने। अब हम राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे दिसंबर 2025 से कि कौन कौन से करंट अफेयर आए हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से रहते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले विश्व एड्स दिवस 2025 के बारे में। ये चर्चा में क्यों हुई तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जो हैं इन्होंने विश्व एड्स दिवस 2025 के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। इस अवसर पर वे HIV रोकथाम, उपचार और कलंक उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथ ही एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए नए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO बहुमाध्यम अभियानों का शुभारंभ किया है। विश्व एड्स दिवस के बारे में देखिए, इसका मुख्य परिचय क्या है। तो विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष 1 दिसंबर को HIV या एड्स महामारी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, HIV संबंधी बीमारियों से मृत लोगों को याद करने और HIV या एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों का समर्थन करने के लिए मनाया जाने वाला एक वैश्विक अवलोकन है। यह पहली बार वर्ष 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चिन्हित किया गया और तब से यह सरकारों, समुदाय और व्यक्तियों के लिए इस रोग के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट होने का एक मंच बन गया है। विषय देखिए ये क्या है इसका। तो इस वर्ष की थीम क्या रखा गया। इस वर्ष की थीम रखा गया है अवरोध को पार करना, एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करना, ये थीम है। अतीत की उपलब्धियों की रक्षा करने के साथ साथ HIV सेवाओं को अधिक समुत्थानशील, न्याय संगत और समुदाय संचालित बनाने के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद भारत में अवलोकन देखें तो भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान, सामुदायिक पहुंच गतिविधियों और नवीनीकृत सरकारी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं इसमें एड्स में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में। तो HIV जो है एक ऐसा वायरस है जो CD4 कोशिकाओं यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करके प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुंचाता है। अगर यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह एड्स का कारण बन सकता है और जिससे शारीरिक संक्रमणों और कैंसर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। और ये जो है संचरण देखिए इसका HIV संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों जैसे कि रक्त, वीर्य, स्तन, दूध और योनि स्राव के सीधे संपर्क में फैलता है। यह असुरक्षित यौन संबंध, टैटू बनवाने तथा सुइयां साझा करने के माध्यम से भी फैल सकता है। और यह सामान्यतः दैनिक संपर्क से नहीं फैलता है, यानी जैसे कि हाथ मिलाना, गले मिलना, एक साथ भोजन करना, मच्छर के काटने, ये सबसे नहीं फैलता है। यह अफवाह है। लक्षण देखिए इसके प्रारंभिक अवस्था में इसका लक्षण होगा बुखार होगा, अचकते होंगे शरीर पर। बाद की अवस्था में होगा कि सूजी हुई, लिम्फ निम्फ नोड्स होंगे और वजन कम होगा, दस्त होगा। और गंभीर अवस्था इसका क्या है, तपेदित है, मस्तिष्कार्बन है, शोथ है और कैंसर जैसे कि लिम्फोमा हो गए। उसके बाद जोखिम कारक इसका क्या है, तो कई योनि साथी होने या यौन संचालित संक्रमण होना या असुरक्षित रक्त आधार के कारण ये जोखिम कारण बन सकते हैं। निदान इसका क्या है, तो समान 3 के परिणामों के लिए त्वरित नैदानिक परीक्षण, परीक्षण किट और पुष्टिकरण वायरोलॉजिकल परीक्षण करना इसका एक निदान है। रोकथाम इसका क्या है, तो नियमित HIV परीक्षण करना, STI यानी यौन संचालित संक्रमण की जांच करवाना और सुरक्षित रक्त आधार और टैटू के लिए बाधिकृत सुइयों का उपयोग करना रोकथाम हेतु आवश्यक है। उपचार क्या है, तो HIV का कोई उपचार नहीं है। ये जो है एंटीट्रोवायरल थेरेपी यानी ART थेरेपी जो है वायरस को नियंत्रित करने में सहायक होती है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ART को जीवन भर प्रतिदिन लेना आवश्यक होता है। उन्नत HIV रोग क्या है, तो WHO जो है AHD को CD4 से ज़्यादा 200 कोशिकाएँ प्रति मिलीमीटर घन के रूप में परिभाषित करता है। AHD वाले लोगों की मृत्यु का जोखिम उच्च होती है, यहाँ तक कि ART शुरू होने के बाद भी। और वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है, तो वर्ष 2030 तक HIV महामारी को समाप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का 3.3 के तहत ये है। और भारत की प्रगति क्या है, तो भारत जो है HIV अनुमान 2030 के अनुसार
मिलियन लोग HIV के साथ जीवन यापन कर रहे हैं भारत में 2023 के अनुसार, जिसमें 0.2% वयस्क प्रसार में है। और वर्ष 2010 के बाद से नए संक्रमणों में 44% की गिरावट आई है, जो वैश्विक 39% गिरावट से अधिक है। HIV या एड्स जो है रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 HIV के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा भेदभाव को प्रतिबंधित भी करता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है NACP, जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया, तो भारत में HIV या एड्स के विरुद्ध लड़ाई के में मुख्य आधार बना हुआ है। अगला हमारा टॉपिक आता है कि वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 के बारे में चर्चा की। तो भारत में वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में अपनी पहली भागीदारी में 29 देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 8वीं रैंक प्राप्त करके वैश्विक कौशल मंच पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित हुआ है। मुख्य बिंदु क्या है? परचेज का देखें मुख्य बिंदु में ताइपे या ताइवान में ताइवान में 27 से 29 नवंबर 2025 को नानगंग प्रदर्शनी केंद्र में तीसरी वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता की मेजबानी की गई है। और इस आयोजन ने शिक्षा, आर्थिक विकास, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 29 एशियाई सदस्य जो हैं तथा अतिथि देशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों की एक साथ लाया गया है। भागीदारी के तहत भारतीय दल में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के नेतृत्व में 21 विशेषज्ञों के समर्थन से 21 कौशल श्रेणी में 23 प्रतियोगी शामिल थे। और पदक के तालिका में देखें, भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक और 3 उत्कृष्टता पदक मेडलियन फॉर एक्सीलेंस प्राप्त किए हैं। और इनमें पेटेंट एंड डेकोरेटिंग हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन हो गया, वेब टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसे कौशल क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन शामिल हैं। महिलाओं की उपलब्धि क्या है? तो महिला प्रतियोगियों ने अद्भुत प्रदर्शन किए हैं, जिससे पदक तालिका में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। उन्होंने गैर पारंपरिक कौशल क्षेत्र में भी उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की और भारतीय प्रतिभागियों में सर्वाधिक समग्र अंकन प्राप्त किए हैं। प्रशिक्षण एवं तैयारी देखें, प्रतियोगियों का चयन इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2024 के माध्यम से किया गया है। और उन्होंने सेक्टर स्किल काउंसिल्स और शैक्षणिक संस्थानों एवं वैश्विक विशेषज्ञों के माध्यम समर्थन से उद्योग नेतृत्व वाले महीनों के गहन प्रशिक्षण से गुजरकर विश्व स्तरीय तत्परता सुनिश्चित की है। उसके महत्व और प्रभाव देखें इसके, तो भारत का मजबूत पदार्पण वैश्विक कौशल प्रतिभा के केंद्र में के रूप में देश की बढ़ती स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। यह देश के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती को दर्शाता है और युवा उत्कृष्टता, मजबूत प्रशिक्षण ढांचे तथा समर्पित राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र की महत्वाकांक्षा को आगे भी बढ़ाता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है भारत IMP काउंसिल में पुनः निर्वाचित हुआ है। तो IMPC ये चर्चा में क्यों है देखते हैं। तो भारत को वर्ष 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO काउंसिल में श्रेणी B के अंतर्गत सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित कर लिया गया है और जिससे वैश्विक समुद्री मामले में इसकी जो नेतृत्वकारी भूमिका की पुष्टि की गई है। यह जो है पुनर्निर्वाचन इंडिया मेरी टाइम वीक 2025 को सफल मेजबानी के बाद हुआ है, जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया है। और प्रमुख बिंदु देखा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाने तथा जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपाय करने हेतु उत्तरदायी होती है। और यह विधिक जो है विधिक मामले में भी शामिल है, जिसमें दायित्व और मुआवजे के मुद्दे साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की सुविधा भी शामिल है। इसकी स्थापना 6 मार्च 1948 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अंगीकृत किया गया और यह एक अभिसमय के माध्यम से की गई। इसकी पहली बैठक जनवरी 1959 में हुई थी। IMO काउंसिल जो है ये काउंसिल IMO का कार्यकारी अंग है तथा सभा के अधीन संगठन के कार्यों को देखरेख हेतु उत्तरदायी भी है। काउंसिल 40 सदस्यों से बनी हुई है, जिसमें सभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। निर्वाचन परिणाम इसके देखें तो लंदन में 34वें IMO असेंबली के दौरान हुए चुनावों में भारत को 169 वैध मतों में से 154 मत प्राप्त हुए हैं, जो श्रेणी B के सबसे अधिक है और जिसमें 10 प्रमुख समुद्री व्यापार राष्ट्र शामिल हैं। श्रेणी B
देशों को प्रतिनिधित्व करती है जिनके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि होती है। भारत का पुनर्निर्वाचन इसकी बढ़ती समुद्री प्रासंगिकता और प्रभाव को उजागर भी करता है। भारत के साथ श्रेणी बी के निर्वाचित सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, जो प्रमुख समुद्री व्यापार राष्ट्रों के समूह को दर्शाते भी हैं। महत्व इसके देखें तो यह भारत का लगातार दूसरा द्विवार्षिक सम्मेलन है जिसमें से श्रेणी बी में सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए हैं तथा यह अमृतकाल समुद्री विजन 2047 के विजन वैश्विक सतत पर प्रतिस्पर्धी समुद्री केंद्र बनने की दिशा में प्रगति को बल देता है। यह अधिदेश सुरक्षित, संरक्षित, कुशल और हरित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रमाणित भी करता है तथा देश को वैश्विक नौवहन नीतियों को आकार देने में एक विश्वसनीय समर्थन के रूप में भी स्थापित भी करता है। उसके बाद एयर मार्शल, अगला टॉपिक है एयर मार्शल तेजवीर सिंह, महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा नियुक्त के इनके बारे में देखें तो ये जो है एयर मार्शल तेजवीर सिंह जो है 1 दिसंबर 2025 को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में कार्यभार संभाला है। इनका परिचय देखें तो उनके पास 37 वर्षों का विशिष्ट सैन्य अनुभव है और जिसके दौरान उन्होंने बांग्लादेश में एयर अताशे, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में वरिष्ठ निर्देशन स्टाफ तथा वायुसेना संचालक, परिवहन एवं हेलीकॉप्टर के सहायक वायुसेना प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण कमांड तथा स्टाफ दायित्व का निर्वहन किया है। शिक्षा देखें इनकी तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र रहे हैं और इनका परिचालन विशेषज्ञता देखें 7000 से अधिक उड़ान घंटों के व्यापक अनुभव के साथ उन्होंने C-130J सुपर हेरक्यूलिस विमान की परिचालन भूमिका के अधिष्ठापन में अग्रणी योगदान दिया तथा संयुक्त अभियानों हेतु प्रथम विशेष संचालन स्क्वाड्रन की स्थापना का नेतृत्व किया है। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र में 2 प्रमुख उड़ान अड्डों, 1 प्रमुख प्रशिक्षण अड्डा और 1 अग्रिम पंक्ति के एयरबेस की कमान संभाली है तथा हाल ही में मुख्यालय प्रशिक्षण कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण परिवर्तन का नेतृत्व भी किया है। सम्मान और उत्तराधिकार देखें इनका वह जो है वायुसेना पदक 2010 में जीता, मैंने इन्हें सम्मानित किया गया वायुसेना पदक से और तथा अति विशिष्ट सेवा पदक 2018 से इन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने एक मार्शल मकरंद भास्कर रनाडे का स्थान लिया है जो 39 वर्षों की सेवा के उपरांत 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है सैटेलाइट लिंक्ड हेरॉन MK2 के बारे में देखते हैं। तो ये चर्चा की हुई तो भारत में ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अतिरिक्त सैटेलाइट लिंक्ड हेरॉन MK2 जो है मानव रहित हवाई वाहनों UAVs के लिए नए आपातकालीन खरीद आदेश जारी किए हैं। मुख्य बिंदु देखें तो तीनों सेनाओं में शामिल करना इसकी बात आई है। मुख्य बिंदु थल सेना और वायुसेना अपने मौजूद हेरॉन MK2 बड़े यानी फ्लीट का विस्तार कर रही है, जबकि भारतीय नौसेना जो है इस प्लेटफॉर्म को पहली बार अपनाएगी। अब भारतीय नौसेना समुद्री निगरानी के लिए पुराने इजरायली सर्चर UAVs से अधिक उन्नत हेरॉन MK2 प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित होगी और संचालन तैनाती इसका देखें तो भारतीय सेना पहले ही हेरॉन MK2 ड्रोन को उत्तरी क्षेत्र के अग्रणी आधारों पर खुफिया निगरानी और सैन्य सर्वेक्षण के लिए तैनात कर चुकी है। और युद्ध मूल्य देखिए इसका युद्ध में मूल्य क्या होगा तो हेरॉन MK2 जैसे UAV से उच्च महत्व वाले खतरों जिसमें उन्नत वायु रक्षा प्रणाली शामिल है और उसका पता लगाना है, ट्रैक करना है और निष्प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भी है। ये आपातकालीन सीमाएं में इसके देखें आपातकालीन खरीद नियमों के तहत 300 करोड़ रुपए तक की लागत वाली प्रणालियाँ बिना किसी लंबी प्रक्रिया के प्राप्त की जा सकती हैं। स्वदेशीकरण को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इजरायली रक्षा उद्योग भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ सहयोग कर उत्पादन, प्रशिक्षण, रखरखाव तथा प्रणाली एकीकरण को स्थानांतरित कर रहा है जो मेक इन इंडिया के अनुरूप है। उसके बाद हेरॉन MK2 क्या है तो उच्च प्रदर्शन इसका देखें तो हेरॉन MK2 जो है एक मध्यम उच्च दीर्घ अवधि क्षमता वाला UAV है जो लगभग 500 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है, लगातार 24 घंटे से अधिक उड़ान भर सकता है। उन्नत
उन्नत सेंसर इसका देखिए यह सिंथेटिक एपर्च राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम तथा सिग्नल इंटेलिजेंस सेंसर के माध्यम से सभी मौसमी खुफिया जानकारी प्रदान करता है। दूरस्थ परिचालन देखिए इसका, तो यह जो है एनक्रिप्टेड उपचार संचार तथा पूर्णतः स्वचालित टेक ऑफ या लैंडिंग इसकी प्रमुख विशेषता है, जो इसे दृष्टि रेखा से परे मिशनों, लचीली परिचालन योजना तथा विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में प्रभावी तैनाती को सक्षम भी बनाती है। उसके बाद विवेक चतुर्वेदी, अगला हमारा टॉपिक है विवेक चतुर्वेदी CBIC प्रमुख नियुक्त के बारे में देखेंगे। तो चर्चा में क्यों, तो वर्ष 1990 बैच के IRS यानी सीमा शुल्क के अप्रत्यक्ष कर अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है, जो 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। मुख्य बिंदु देखें तो उनके पास सीमा शुल्क प्रशासन, खुफिया सतर्कता, डेटा विश्लेषण तथा जोखिम प्रबंधन में 3 दशकों से अधिक का अनुभव भी रहा है और वे वर्तमान में CBIC में सदस्य यानी टैक्स पॉलिसी एंड लीगल के रूप में कार्यरत हैं और तथा इससे पूर्व विवेक रंजन के स्थान पर बोर्ड में शामिल हुए हैं और विदेश मंत्रालय में ब्रुसेल्स 2007 से लेकर 11 तक में ब्रुसेल्स में प्रथम सचिव के रूप में उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को अगली पीढ़ी के सीमा शुल्क सुधारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अध्यक्ष के रूप में वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के संघीय बजट की तैयारी में एक मुख्य भूमिका निभाएंगे और विशेष कर अप्रत्यक्ष करों के लिए और ऐसे समय में जब GST दरों में परिवर्तन तथा राजस्व लचीलेपन बनाए रखने की आवश्यकता भी है और उनसे सीमा शुल्क आधुनिकीकरण के अगले चरण का नेतृत्व करने की अपेक्षा है, जिसमें डिजिटलीकरण, त्वरित क्लियरेंस, सख्त अनुपालन व्यवस्था तथा अधिक प्रौद्योगिकी संचालित GST और सीमा शुल्क पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित भी किया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में देखें। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ही हैं। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा IGST के अधिरोपण और संग्रहण से संबंधित नीति निर्माण, तस्करी की रोकथाम एवं CBIC के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, IGST और नारकोटिक्स से संबंधित मामलों के प्रशासन के कार्यों से संबंधित है। बोर्ड जो है अपने अधीनस्थ संगठनों, कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा केंद्रीय GST आयुक्तालय तथा सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लेबोरेटरी का प्रशासनिक अधिकरण भी है। अगला हमारा टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक है ALIMCO का 53वां स्थान दिवस के बारे में देखेंगे। तो ये चर्चा में क्यों है, तो भारतीय इसका फुल फॉर्म इसका नाम है हिंदी में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम जो है ALIMCO ने अपना 53वां स्थान दिवस एक नए कॉर्पोरेट लोगो का अनावरण करके और 2 गतिशील समाधानों, एक व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन, स्कूटर तथा एक क्लिप ऑन मोटराइज्ड व्हील चेयर को लॉन्च करके मनाया है। और ये जो है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ALIMCO ने 80 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहलू तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समर्थित और स्मार्ट डिजिटल सहायक प्रौद्योगिकियों के विकास की घोषणा की है, ताकि संपूर्ण देश में उच्च गुणवत्ता वाले सुलभ सहायता उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मुख्य बिंदु क्या स्थिति देखिए, तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ALIMCO कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत अनुसूचित C मिनिरत्न श्रेणी 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन कार्यरत है।
स्वामित्व देखें तो यह 100% स्वामित्व जो है सरकारी स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य पुनर्वास उपकरणों का निर्माण करके दिव्यांगजनों को लाभान्वित करना है तथा देश में कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों की व्यापक उपलब्धता, आपूर्ति तथा वितरण सुनिश्चित करना है। गैर लाभकारी अभिमुखता क्या है, तो बिना किसी लाभ के उद्देश्य से संचालित इसका प्राथमिक उद्देश्य अधिकतम संख्या में दिव्यांगजनों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है। संपर्क का विस्तार देखें, दिव्यांगजन सहायक परियोजना के यानी ADIP परियोजना के अंतर्गत कवरेज को व्यापक बनाने हेतु ALIMCO में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र यानी PMDK की स्थापना प्रारंभ की है। और विशिष्टता इसके क्या है, तो ALIMCO देश का एकमात्र विनिर्माण संगठन है जो सभी प्रकार की दिव्यांगजन हेतु एक ही छत के नीचे सहायक उपकरणों की संपूर्ण श्रृंखला का उत्पादन करता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है संचार साथी ऐप क्या है। संचार साथी ऐप के बारे में देखिए, ये चर्चा के दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल निर्माताओं तथा आयातकों को निर्देश दिया है कि संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन भारत में बचे जाने वाले सभी उपकरणों में प्री इंस्टॉल तथा आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। यह निर्देश जो है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी CERT इनको सूचित साइबर घटनाओं में तीव्र वृद्धि के बाद जारी किया गया है, जो वर्ष 2023 में 15.92 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में 20.41 लाख हो गए हैं, जिनमें 1.23 लाख डिजिटल अरेस्ट मामले भी शामिल हैं। इसमें मुख्य बिंदु देखें तो दूरसंचार विभाग जो है यानी DOT जो है, इन्होंने नागरिकों की पहचान, चोरी, फर्जी अपने ग्राहक को जानो, धोखाधड़ी, उसके बाद डिवाइस चोरी तथा वित्तीय साइबर अपराधों से बचने के लिए संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। गोपनीयता प्रथम डिजाइन इसके देखें तो ये जो एप्लीकेशन है केवल उपयोगकर्ताओं की सहमति से कार्य करता है, जिसे कभी भी एक्टिव या डिलीट किया जा सकता है तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का पालन करता है, जिससे न्यूनतम डेटा संग्रह तथा शून्य वाणिज्य प्रोफाइलिंग सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय दूरसंचार विनियम जो है यह पहल स्पैम, घोटालों तथा वांछित वाणिज्यिक संचार की आसान रिपोर्टिंग को सक्षम बनाकर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नियमों, विशेषकर दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता नियम इनके परिवर्तन को मजबूत भी करती है। ये उसके बाद इसकी नागरिक केंद्रीय सुविधा इसकी सेवाएं क्या हैं, तो प्रमुख विशेषताओं में धोखाधड़ी, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप संदेशों की रिपोर्ट के लिए तक्षु चोरी हुए उपकरणों के लिए IMEI ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग, मोबाइल कनेक्शन का सत्यापन, मोबाइल हेडसेट की वास्तविकता की जांच, भारतीय यानी +91 नंबरों के रूप में नकली अंतर्राष्ट्रीय कॉल की रिपोर्टिंग तथा अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता को जाने लुकअप टूल शामिल है। और महत्व इसका देखें तो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर हिंदी तथा 21 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। यह एप्लीकेशन जो है नागरिक भागीदारी, जन भागीदारी को सशक्त बनाना, सार्वजनिक डैशबोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना है तथा सुरक्षित दूरसंचार उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल विश्वास स्थापित भी करना है। उसके बाद इसका वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत के बारे में देखें, ये मैंने FRI इसके तो दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक विकसित किया है, जो कि मोबाइल नंबरों को माध्यम, उच्च या अत्यधिक उच्च धोखाधड़ी जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करता है, जिससे बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI सेवा प्रदाताओं के क्षति से बचने में सहायता मिलती है। और अब तक 475 करोड़ रुपए की संभावित वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है असम दिवस के बारे में देखते हैं। असम दिवस के बारे में चर्चा की तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने असम दिवस पर असम के लोगों को बधाई दी है। और मुख्य बिंदु देखें दिवस के बारे में तो असम राज्य ने शिवसागर जिले के नजीरा में भव्य समारोह के साथ असम दिवस यानी सुखफा दिवस मनाया है। और असम यह जो है कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक मामलों के विभाग और ताई आहोम विकास परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भी किया गया है।
समारोह में पारंपरिक अहोम अनुष्ठान व सांस्कृतिक प्रदर्शन और अहोम राजवंश के योगदान को उजागर करने वाली प्रदर्शनियाँ शामिल है। और उसके बाद स्मरण उत्सव इसके देखें तो 2 दिसंबर को असम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो वर्ष 1228 में चाओलुंग सुखफा के वर्तमान चीन के देहोग दाई और जिंगपो प्रांत में पटकाई पहाड़ियों को पार करने के बाद असम में आगमन की याद में मनाया जाता है। और संस्थापक इसके देखें, यह दिवस जो है सुखफा को अहोम साम्राज्य के संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह दिवस जो है सुखफा को अहोम साम्राज्य के संस्थापक रूप में सम्मानित किया जाता है, जिनकी बोर असोम विरासत लगभग 6 शताब्दी तक यानी 1826 तक चली। और अहोम शासकों ने असम की पहचान और क्षेत्र की रक्षा की तथा कई मुगल आक्रमणों की विफल भी किया था। उत्पत्ति देखें, वह मायोशान उप जनजाति के सुवेनी टाइगर कबीले के एक ताई राजकुमार थे, और जो मूल रूप से वर्तमान देहोंग ताई और जिंगपो क्षेत्र के मोंग माओ से थे। और शासन का देखें तो उनके शासन में प्रशासन में सुदृढ़ शासन, राजनीतिक स्थिरता और दीर्घकालिक राज्य निर्माण में प्रारंभिक मानक स्थिति स्थापित भी किए गए हैं। अहोमों ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था भूया यानी जमींदारों को दबाकर नया राज्य स्थापित किया। साम्राज्य देखें तो अहोम साम्राज्य कुलों या खेलों में विभाजित था और एक खेल अक्सर कई गांवों पर नियंत्रित करता था। विरासत देखें तो सुखफा को असमिया पहचान के निर्माण के रूप में याद किया जाता है, जो एकता से प्रेरित समावेशी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं और जिन्होंने विभिन्न समुदायों को संगठित करने का प्रयास भी किया है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि नौसेना दिवस 2025 के बारे में चर्चा में क्यों होता है। भारतीय नौसेना जो है 3 से 4 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के शंगुमुखम समुद्र तट पर व्यापक स्तर पर परिचालन प्रदर्शन के साथ नौसेना दिवस मनाया है, और जिसमें भारत के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांड मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। और इस कार्यक्रम की मेजबानी नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी कर रहे हैं। उसके बाद मुख्य बिंदु देखें, परिचालन प्रदर्शन 2025 का संपर्क एवं पहुंच में देखें, यह समारोह जो है नौसेना दिवस के कार्यक्रमों को प्रमुख नौसेना अड्डों से परे आयोजित करने की भारतीय नौसेना की पहल का हिस्सा है। इससे पहले पुरी और सिंधुदुर्ग में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रदर्शन इसका देखें, परिचालन प्रदर्शन में युद्धपोतों, नौसैनिक विमानों और पनडुब्बियों द्वारा समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। तत्परता देखें, यह जो प्रदर्शन जो है भारतीय नौसेना के युद्ध के लिए तैयारी और एकजुट और आत्मनिर्भर होने के सिद्धांत को पुष्टि करता है, जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध भी है। आत्मनिर्भरता देखें, इसके यह स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना प्लेटफॉर्मों पर केंद्रित है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समर्थन भी करता है। नौसेना दिवस के बारे में देखें, स्मरण उत्सव इसके वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारत के निर्णायक नौसेना जीत के सम्मान में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं के कराची में पाकिस्तानी जहाज़ों, तेल सुविधाओं और तटीय सुरक्षा पर सफलतापूर्वक हमला भी किया। और भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण युद्ध सामग्री ले जा रहे कई पाकिस्तानी जहाज़ों को नष्ट भी किया, और जिससे पाकिस्तान की परिचालन क्षमता कमज़ोर हो गई। और वायु शक्ति देखें तो INS विक्रांत के लड़ाकू विमान ने चट्टगांव और खुलना में दुश्मन के बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों पर हमला किया। कराची पर मिसाइल हमलों के साथ साथ इन हमलों ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में। ऑपरेशन सागर बंधु क्यों है चर्चा में, इसके बारे में देखेंगे, इनके महत्व के बारे में देखेंगे। तो भारतीय नौसेना ने चक्रवाती तूफान दित्वा से प्रभावित श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान आरंभ किया। मुख्य बिंदु देखें ऑपरेशन सागर बंधु का, तो तैनाती इसके देखें तो भारत ने INS विक्रांत, INS उदयगिरी और भारतीय वायुसेना के CA-130J विमान के माध्यम से तंबू, कंबल, खाद्य सामग्री, स्वच्छता किट और टर्पोलिन भेजे ताकि श्रीलंका में सहायता प्रदान की जा सके। पुनः आवंटन देखें इसका, INS विक्रांत और INS उदयगिरी जो है जो 75वीं वर्षगांठ अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा के लिए
कोलंबो में पहले से मौजूद थे और उन्हें प्रभावी क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए पुनः आवंटित किया गया है। राहत एवं बचाव देखें तो जहाज़ों पर आधारित हेलीकॉप्टरों ने हवाई सर्वेक्षण किया तथा खोज एवं बचाव अभियान में मदद की और जिससे श्रीलंकाई नागरिकों को बचाया गया। सुदृढ़ीकरण देखें इसके तो INS सुकन्या को 1 दिसंबर 2025 को त्रिकोमाली में अतिरिक्त आवश्यक सामग्री के साथ राहत प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए तैनात भी किया गया। उसके प्रतिबद्धता देखिए इसके यह मिशन जो है भारत के श्रीलंका के प्रति सतत मानवीय समर्थन को दर्शाता है जो नेबरहुड फास्ट नीति के और विजन महासागर के अनुरूप है। जैसा कि पहले चक्रवात रोआनो 2016 और MV एक्सप्रेस पर्ल आपदा 2021 के दौरान सहायता में देखा गया है। और भारत के पूर्व अभियान देखें नेपाल में ऑपरेशन मैत्री है, उसके बाद इंडोनेशिया में ऑपरेशन समुद्री मैत्री है, तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त हैं। उसके बाद भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के बारे में देखें तो बिम्स्टेक देशों के साथ पेनेक्स 21, आसियान देशों के साथ समन्वय 22। नोट में देखें तो चक्रवात दितवा एक उष्णकटिबंधीय तूफान है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में तीव्र गति से विकसित हुआ है। दितवा नाम यमन द्वारा किया गया था जो उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवातों के लिए क्षेत्रीय नामकरण प्रणाली का अनुसरण करता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास चर्चा में क्या होता है, भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण 22 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। और मुख्य बिंदु देखें तो भागीदारी इसकी क्या है तो गढ़वाल राइफल बटालियन की 45 सदस्यीय भारतीय सेना को टुकड़ी मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की 45 सदस्यीय टुकड़ी के साथ प्रशिक्षण ले रही है। अर्थ इसका क्या है तो एक्वेरिन जो धिवेही शब्द जो है मित्र से लिया गया है और भारत और मालदीव के बीच विश्वास तथा सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता भी है। परंपरा देखें तो वर्ष 2009 से दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास भारत की नेबरहुड फास्ट नीति का एक प्रमुख घटक है। प्रशिक्षण देखें सैनिक जंगल अर्ध शहरी और तटीय क्षेत्रों में संयुक्त उग्रवाद रोधी तथा आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण आयोजित करेगा। समन्वय देखें तो इस अभ्यास में संयुक्त मिशन योजना, सामरिक अभ्यास और समन्वित परिचालन प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान भी किया है। इसका उद्देश्य जो है दोनों बलों के बीच अंतर संचालन क्षमता में सुधार और संचालनात्मक सहकार्य को बढ़ाना है। स्थिरता देखें यह जो अभ्यास जो है हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति भारत तथा मालदीव के बढ़ते रक्षा सहयोग एवं आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता भी है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि ज्ञानेश कुमार ने IDEA परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो चर्चा में क्यों है तो भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार, इन्होंने स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की सदस्यता राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण की है। मुख्य बिंदु देखें पृष्ठभूमि इनकी तो वर्ष 1995 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय IDEA के वर्तमान में 35 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका तथा जापान इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। वर्ष 2003 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। साझेदारी देखें भारत के नेतृत्व में मॉरिशस और मेक्सिको ने वर्ष 2026 के लिए उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। उसके बाद वैश्विक मान्यता देखें इसकी तो यह अध्यक्षता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है जो भारतीय निर्वाचन आयोग को विश्व के सबसे विश्वसनीय, पारदर्शी और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन इकाइयों में स्थापित किया गया है। और भारत जो है एक संस्थापक सदस्य होने के नाते IDEA के शासन और लोकतांत्रिक पहलों में निरंतर योगदान देता रहा है। विजन देखें इसके
जो मुख्य आयुक्त चुनाव के जो हैं सी ज्ञानेंद्र कुमार हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत की अध्यक्षता निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यान्वयन उन्मुखी होगी। यह समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और अस्थायी विश्व के लिए लोकतंत्र थीम से निर्देशित रहेगी तथा 2 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित होगी: भविष्य के लिए लोकतंत्र की पुनर्कल्पना और अस्थायी लोकतंत्र हेतु स्वस्थ एवं पेशेवर चुनाव प्रबंधन इकाइयों का सुदृढ़ीकरण। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कि भारत की प्रथम पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना के बारे में। तो केंद्रीय चर्चा में की हुई, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के प्रथम पूर्व इलेक्ट्रिक ग्रीन टग को वर्चुअली प्रस्थान संकेत दिया, जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी GTTP के तहत सतत तथा ऊर्जा कुशल समुद्री परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि है। टग देखें या टग बोट के बारे में देखें, यह जो है शक्तिशाली तथा टग जो है एक शक्तिशाली तथा अत्यधिक नियंत्रित रूप से संचालित होने वाला पोत है। इसका उपयोग बड़े जहाज़ों को बंदरगाह क्षेत्रों में मार्गदर्शन, टोइंग और उसके बाद टोइंग के बाद बर्थिंग और उसके बाद एस्कॉर्टिंग तथा आपात प्रतिक्रिया जैसे परिचालन में किया जा रहा है, विशेषकर उन सीमित जल क्षेत्रों में जहां अत्यधिक परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। मुख्य बिंदु देखें, उद्देश्य तथा इनके डिजाइन के बारे में। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी यानी DPA जो है कांडला के लिए निर्मित यह टग बोट भारत के समुद्री डिकार्बनाइजेशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु विकसित किया जा रहा है। यह शांत संचालन, शून्य कार्बन उत्सर्जन, अनुकूल ऊर्जा दक्षता तथा 60 टन कोबाल्ट पूर्ण क्षमता सुनिश्चित भी करेगा। उसके बाद GTTP जो है रोड मैप देखें तो यह ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50 ग्रीन टग शामिल करना है। ये चरण 1 में है 2024 से लेकर 27 तक में 16 टग निर्धारित है। और DPA जो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी तथा रियो चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी में 2-2 टग स्थापित किए जाएंगे, जिसमें DPA निर्माण प्रारंभ करने वाला पहला बंदरगाह होगा। भविष्य का एकीकरण देखें, तैनाती के उपरांत यह टग जो है शून्य उत्सर्जन के साथ बंदरगाह संचालन, अनुरक्षण तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहयोग करेंगे। यह भविष्य के GTTP चरणों के लिए महत्वपूर्ण परिचालन डेटा भी उत्पन्न होगी। यह पहल जो है मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 अमृतकाल प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय डिकार्बनाइजेशन ढांचे के अनुरूप है। और रणनीतिक प्रभाव देखें, DPA की यह पहल भारत के स्वस्थ ऊर्जा बंदरगाहों की ओर संक्रमण को रेखांकित करती है। उसके बाद अत्रय शिपयार्ड के माध्यम से मेक इन इंडिया जहाज निर्माण को सुदृढ़ बनाती है और देश को हरित समुद्री नवाचार के एक उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित भी करती है। उसके बाद अगला हमारा आता है टॉपिक खुदीराम बोस जयंती के बारे में देखेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें वीरता, साहस और बलिदान का शाश्वत प्रतीक बनाया है। मुख्य बिंदु देखें, जन्म और प्रारंभिक इनका जीवन देखें। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हबीबपुर गांव मिदनापुर जिले पश्चिम बंगाल में हुआ था। यानी इनका खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हबीबपुर गांव मिदनापुर जिले और पश्चिम बंगाल में हुआ था। और वे अपने परिवार में एकलौते पुत्र थे। माता पिता के निधन के कारण उन्हें बचपन में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और प्रारंभिक जीवन देखें, अरविंद घोष और सिस्टर निवेदिता के सार्वजनिक भाषाओं से प्रेरित होकर वे 1900 के दशक के प्रारंभ में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। विभाजन आंदोलन में भूमिका इनका देखें तो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वे एक सक्रिय स्वयंसेवक बन गए और मात्र 15 वर्ष की आयु में ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटने के कारण उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। अनुशीलन समिति में शामिल होना देखें तो वर्ष 1908 में खुदीराम अरविंदो और रविंद्र घोष के नेतृत्व वाले क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हुए, जहां उन्होंने बम बनाना सीखा तथा ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना भी बनाया। क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस एच किंग्सफोर्ड को, और जो राष्ट्रवादियों के साथ क्रूर व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, उनको अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाया। और खुदीराम बोस जो है तथा प्रफुल्ल चौकी को उनकी हत्या करने के लिए भेजा गया था।
बम हमले की प्रयास देखें। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन इससे बैरिस्टन की पत्नी और बेटी श्रीमती तथा मिस केनेडी की दुखद मौत हो गई, और जबकि किंग्सफोर्ड बच निकला। गिरफ्तारी और परिणाम देखें। प्रफुल्ल चौकी ने गिरफ्तारी से पूर्व ही आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वेनी स्टेशन पर पकड़ लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के समय स्थानीय जनता ने उनका निर्भीकता और राष्ट्रनिष्ठा को सराहना दी। फांसी और शहादत देखें। मुकदमे के बाद खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई, जो भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक हैं। समाचार पत्रों ने उनकी बहादुरी को उजागर किया। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान भीड़ ने फूल बरसाए और कवि पीताम्बर दास ने प्रसिद्ध बंगाली गीत एक बार विदाई देमा में उन्होंने अमर कर दिया, और जिससे बंगाल की कोलकाता में उनकी विरासत संरक्षित हो गई। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है अंटार्कटिका दिवस के बारे में चर्चा की होती है। भारत ने 1 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका दिवस मनाया, और साथ ही राष्ट्रीय ध्रुवों एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा की 25वीं वर्षगांठ का उत्सव भी मनाया, जिसने ध्रुवीय तथा महासागरीय अन्वेषण में दो देश के अग्रणी संस्थान के रूप में इसकी भूमिका को पुष्टि भी की है। तो मुख्य बिंदु अंटार्कटिका दिवस के बारे में देखें। संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1959 में। अंटार्कटिका संधि पर 1 दिसंबर 1959 को 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, और जिसके द्वारा पृथ्वी के लगभग 10% क्षेत्र का उपयोग पूर्वी मानवता के लाभ के लिए विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया था। ऐतिहासिक पहल देखिए, यह जो संधि है यह संधि पहला परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता बन गई। अंटार्कटिका दिवस में जो संधि हुआ था, यह संधि जो है पहला परमाणु हथियार समझौता बन गई तथा पहली ऐसी संस्था बन गई जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मानव गतिविधियों का नियंत्रण करती है। अंटार्कटिका संधि शिखर सम्मेलन 2009 देखें तो वर्ष 2009 में 50वीं वर्षगांठ शिखर सम्मेलन में अंटार्कटिक संधि के तहत शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 5 दशकों का उत्सव मनाया गया। अंटार्कटिका दिवस का निर्माण देखें 2010 में, तब 50 वर्ष के समारोह से प्रेरित होकर फाउंडेशन फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस और स्पेस ने वर्ष 2010 में अंटार्कटिका दिवस की शुरुआत की थी। 2010 में उद्देश्य क्या है? अंटार्कटिका दिवस का उद्देश्य संधि के बारे में वैश्विक जागरूकता प्रचारित करना तथा इसे मानव सभ्यता में शामिल शांति और सहयोग के एक उपलब्धि के रूप में मनाया गया। भारत की भूमिका देखें इसमें, तो भारत वर्ष 1983 में एक परामर्शदात्री पक्ष रहा, जिससे उसे मतदान का अधिकार मिला और अनुसंधान केंद्र का संचालित करने तथा अंटार्कटिका में वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय शासन में योगदान करने की क्षमता भी मिली। उसके बाद राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र NCPOR के बारे में देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत की गई थी। MOES के तहत यह भारत के अंटार्कटिका कार्यक्रम के समन्वय और अनुसंधान स्टेशनों मैत्री 1989 तथा भारतीय 2011 के रखरखाव के लिए नोडल एजेंसी है। भूमिका देखें, गोवा में स्थित यह केंद्र जो है बहुविषयक ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर अनुसंधान का नेतृत्व करता है तथा इसमें PhD अध्ययन हेतु मान्यता प्राप्त अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध है। यह भारत के डीप ओशन मिशन में भी मुख्य भूमिका निभाता है और जिससे ध्रुवीय विज्ञान को रणनीतिक राष्ट्रीय प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाता है। अनुसंधान केंद्र जो है NCPOR ने भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारतीय अंटार्कटिका और हिमाद्री अंटार्कटिक, साथ ही हिमालयी अनुसंधान केंद्र हिमांश भी संचालित करता है। विषय की पहल देखें तो वित्त मंत्रालय ने मैत्री 2 एक नया पूर्वी अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र जो NCPOR द्वारा संचालित होगा उसको अनुमोदित भी किया है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है BSF स्थापना दिवस के बारे में देखते हैं। चर्चा की हुई तो भारतीय प्रधानमंत्री जो है इन्होंने BSF के सुरक्षा कार्मिकों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के तथा मानवीय कार्यों में उनकी प्रतिबद्धता को सराहना भी की है। मुख्य बिंदु देखें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की
6000 किलोमीटर से अधिक भूमि सीमा की सुरक्षा करता है। मानवीय योगदान देखिए इसका, बीएसएफ अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों के साथ साथ मानवीय गतिविधियों के लिए जानी जाती है, जिसमें शामिल है आपदा राहत अभियान, सीमावर्ती गाँवों में सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर और शैक्षणिक सहायता परिचालन उत्कृष्टता। देखें बीएसएफ जो है आतंकवाद विरोधी, तस्करी विरोधी और घुसपैठ विरोधी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके कार्मिकों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में असाधारण बहादुरी दिखाई है: अंतर्राष्ट्रीय सीमा गश्त, आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयाँ और नागरिक अधिकारियों के साथ शांति स्थापना और सहयोग। उसके बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बारे में देखें, सीएपीएफ के बारे में। सीएपीएफ जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारत के 7 सुरक्षा बल इसमें शामिल होते हैं। असम राइफल यानी एआर, ये स्थापना इसकी 1835 में मिलिशिया के रूप में हुआ, जिसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता है। और पूर्ववर्ती उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश चाय बागवानों की रक्षा करना। और वर्तमान उद्देश्य इसका क्या है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना, भारत चीन और भारत म्यांमार सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो भारत चीन युद्ध 1962 और श्रीलंका के लिए भारतीय शांति रक्षा सेना के रूप में 1987। उसके बाद आदिवासी इलाकों में लंबे जुड़ाव के कारण असम राइफल को उत्तर पूर्वी का मित्र भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा इसका आता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के यानी सीएपीएफ का। अगला इसकी शाखा आती है जैसे कि बीएसएफ है यानी सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो है इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान में बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाओं को संरक्षित करना, साथ ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ की समस्याओं को रोकना और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उग्रवाद का मुकाबला करना। ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाना। और विंग क्या है? तो एयर विंग, समुद्री विंग, और उसके बाद आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट्स हैं। और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो है भारत का पहला लाइन ऑफ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। उसके बाद अगला आता है हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ जो है। सीआरपीएफ जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है इसकी स्वतंत्रता पूर्व स्थापना हुई थी। वर्ष स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले इसकी स्थापना हुई 1939 में। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसकी स्थापना हुई थी। और स्वतंत्रता के पश्चात इसका वर्ष 1949 में सीआरपीएफ अधिनियम के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में नामित इसका कर दिया गया। और उद्देश्य क्या है? तो भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, काउंटर लिमिटेंसी या उग्रवाद संचालन आदि इसका उद्देश्य इस तरह के तहत ये नियंत्रण कार्य करता है। और सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रमुख केंद्रीय पुलिस ये बल है। उसके बाद अगला हमारा आता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है आईटीबीपी जो है इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? तो काराकोरम दल यानी लद्दाख में, जचेपला यानी अरुणाचल प्रदेश में तक सीमा पर तैनात भारत चीन सीमा का 3488 किलोमीटर कवर करती है। और भारत चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 9000 फीट से 18700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सीमा चौकियों की निगरानी भी करती है। और उसके बाद आईटीबीपी जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है एक विशेष पर्वतीय सैन्य बल है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं का प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता कहा जाता है सॉरी। उसके बाद अगला हमारा आता है एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 1986 में अस्तित्व में आया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात आया था। उद्देश्य क्या? आतंकवाद विरोधी इकाई या संघीय आकस्मिकता बल। और उसके बाद स्टाक ओरिएंटेड फोर्स, 2 पूरक शाखाएं इसके, स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी एसएजी और स्पेशल रेजर ग्रुप यानी एसआरजी। उसके बाद अगला हमारा आता है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल जो है स्थापना इसकी 1963 हुई थी। उद्देश्य क्या है? भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करना है, सीमा सुरक्षा बढ़ाना है, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना है, उसके बाद अनधिकृत प्रवेश या निकास को रोकना है, तस्करी को रोकना है आदि। उसके बाद अगला हमारा आता है CISF जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है इसकी स्थापना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। CISF एक विशेष फायर विंग वाली एकमात्र CAPEF यूनिट है।
उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक है कि नागालैंड राज्य दिवस। नागालैंड राज्य दिवस के बारे में देखिए चर्चा में क्यों है। भारतीय प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर बधाई दी तथा राज्य की समृद्ध संस्कृति और राष्ट्र के प्रति योगदान की प्रशंसा भी की है। अब मुख्य बिंदु देखें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना, जिससे नागा लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। और क्षेत्र में शांति, स्वायत्तता और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरंतर वार्ता के बाद इस राज्य का गठन किया गया। संस्कृति पहचान देखें। नागालैंड 16 प्रमुख विशिष्ट जनजातियों का आश्रय है, जैसे कि आगामी, एओ, उसके बाद कोन्याक और शुमी, ये जो अपनी विशिष्ट बोलियों, रंगीन योद्धा वेशभूषा और लोकतांत्रिक ग्राम शासन के लिए प्रसिद्ध है। दिसंबर में मनाया जाने वाला हॉर्नबिल महोत्सव 16 नागा जनजातियों की विरासत को प्रदर्शित करती है और संपूर्ण विश्व में पर्यटकों को आकर्षित भी करती है। अगला हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस चर्चा में क्यों है, इसके मुख्य बिंदु देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित भी की है। मुख्य बिंदु देखिए, मुख्य बिंदु क्या है। तो दिसंबर के दिवस के बारे में देखें तो यह वर्ष 2025 का विषय क्या था। वर्ष 2025 का विषय क्या था, तो सामाजिक प्रगति के लिए दिव्यांगजन समावेशी समाज का संवर्धन, इसका विषय था। यह विषय भारत के कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव के अनुरूप भी है। और उसके बाद वर्ष 2015 से अपनाया गया शब्द दिव्यांगजन विकलांग व्यक्तियों के प्रति सम्मान और गरिमा का प्रतीक है। दिव्यांगजनों से संबंधित भारत सरकार का प्रमुख पहले क्या है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। मान्यता प्राप्त दिव्यांगजन श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो है 3% से बढ़ाकर 4% किया। उसके बाद अगला है सुगम्य भारत अभियान। यह सुगम्य भारत अभियान जो है एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख मिशन है। इसका लक्ष्य 3 प्रमुख स्तंभों निर्मित पर्यावरण, परिवहन और ICT पारिस्थितिकी तंत्रों पर है और ताकि सार्वभौमिक रूप से बाधा रहित और संरचना का निर्माण किया जा सके। अगला है विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र यानी UDID परियोजना जो है यह प्रत्येक दिव्यांगजन को एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से वैश्विक पहचान पत्र प्रदान करता है, जिससे सभी राज्यों में कल्याणकारी लाभों को निर्बाध वितरण सुनिश्चित भी होता है। दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना देखें। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार उपक्रम, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है। उसके बाद अगला है PM दक्ष यानी प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ये डिजिटल पोर्टल को जो मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण एवं संभावित नियोक्ताओं तथा जॉब एग्रीगेटर्स से प्रत्यक्ष संपर्क प्रदान करता है। उसके बाद अगला आता है SIPDA दिव्यांगजन अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु योजना जो है राज्य सरकारों और स्वायत्त निकायों के बाधा मुक्त वातावरण तथा पुनर्वास केंद्रों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है अर्थ समिट 2025 के बारे में। तो चर्चा में क्यों है, तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में गांधीनगर स्थित गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में अर्थ समिट 2025 को उद्घाटन किया गया। मुख्य बिंदु देखें इसका सम्मेलन के बारे में। अर्थ समिट जो है यानी 3 भागीय श्रृंखला का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, ग्रामीण विकास के संबंध 4 मंत्रालयों के समक्ष उपस्थिति चुनौती का समाधान करना है तथा अगले 3 वर्ष दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतिम शिखर सम्मेलन तक एक राष्ट्रीय नीति ढांचा तैयार करना है। उसके बाद यह ग्रामीण नवाचार, सहकारी संचालित विकास और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए एक सहयोगी ढांचा बनाने हेतु 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों, 1200 कॉर्पोरेट्स, 500 विशेषज्ञों और 300 स्टार्टअप तथा 250 प्रदर्शकों को एक मंच पर एकत्र करता है। आयोजक के देखिए इसके यह शिखर सम्मेलन जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड तथा इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से
आयोजित किया जा रहा है। और डिजिटल शुभारंभ देखिए, कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने सहकार सारथी के अंतर्गत 13 से अधिक नई सहकारी डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया है, जिनमें DGKCC सहकारी शासन सूचकांक और EPACS और उसके बाद अनाज भंडारण अनुप्रयोग शिक्षा, उसके बाद शिक्षा सारथी तथा ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों को एकीकृत करने के लिए प्रौद्योगिकी मंच शामिल है। इसमें प्रौद्योगिकी एकीकरण देखिए, इसका नाबार्ड का सहकारी सारथी मंच समस्त सहकारी बैंकों को एक तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत लाएगा, जो वैश्विक ऋण प्रणालियों के समक्ष आधुनिक बैंकिंग उपकरण, वास्तविक समय ट्रैकिंग, KYC दस्तावेजीकरण तथा EKCC सेवाएं उपलब्ध कराएगी। मॉडल विस्तार देखें तो गुजरात के सहकारों के मध्य सहकार मॉडल के अंतर्गत सहकारी संस्थाएं स्वयं सहकारी तंत्र के भीतर बैंकिंग कार्य करती है, जिससे कम लागत वाली जमा राशि में हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अब इस मॉडल का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया गया है। जैविक और प्राकृतिक खेती देखें, भारत में वर्तमान में 49 लाख प्राकृतिक किसान सक्रिय हैं तथा 40 से अधिक जैविक उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध है। और अमूल तथा भारत ऑर्गेनिक्स के सहयोग से एक राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला नेटवर्क का विकास किया जा रहा है, जो निर्यात को प्रोत्साहन देगा। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 20% तथा वर्ष 2035 तक 40% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी अर्जित भी करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है हस्तशिल्प पुरस्कार के बारे में चर्चा में क्यों है, और इसके मुख्य बिंदु देखेंगे तो वस्त्र मंत्रालय जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह समारोह के भाग के रूप में 9 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 24 के लिए प्रतिष्ठित हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया है। मुख्य बिंदु देखिए, वर्ष 2065 में वर्ष 1965 में स्थापित राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार उन असाधारण शिल्पकारों को सम्मानित करेगा जिन्होंने उत्कृष्ट कलात्मक उत्कृष्टता के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध भी किया है। उसके बाद गणमान्य व्यक्ति देखें, इस समारोह की अध्यक्षता भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी तथा इनकी अध्यक्षता करेंगे, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे तथा पवित्रता मार्गेरिटा मुख्य अतिथि होंगे। शिल्प गुरु पुरस्कार देखें, इसका वर्ष 2002 में शुरू किए गए शिल्प गुरु पुरस्कार हस्तशिल्प क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। शिल्प गुरु पुरस्कार जो अद्वितीय कौशल और नवाचार को सम्मानित भी करती है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह जो है प्रतिवर्ष 8 से 14 दिसंबर तक मनाए जाने वाला यह सप्ताह प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, प्रदर्शन, वार्ताएं, संपर्क और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित भी करता है, ताकि भारत के शिल्पकारों तथा उनके शिल्प परंपराओं का उत्सव मनाया जा सके। क्षेत्रीय महत्व देखें, हस्तशिल्प क्षेत्र सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करता है, ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है तथा राष्ट्रीय निर्यात आय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में। तो चर्चा में क्यों है, मुख्य बिंदु देखेंगे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिवस के बारे में देखें, महापरिनिर्वाण दिवस हर वर्ष 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस उनके सामाजिक सुधार, न्याय और समानता पर बड़े परिवर्तनकारी प्रभाव को सम्मानित भी करता है। महापरिनिर्वाण जो है शब्द बौद्ध दर्शन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, तथा यह बौद्ध कैलेंडर में सबसे पवित्र दिवस मनाया जाता है। प्रमुख योगदान देखें, सशक्तिकरण, इसके सशक्तिकरण के बारे में देखें तो शिक्षा को बढ़ावा इन्होंने दिया है, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा बहिष्कृत समुदायों को सशक्त बनाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की 1923 में। वकालत देखें तो उत्पीड़ितों को मंच प्रदान करने और सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने के लिए मुकनायड यानी मौन लोगों का नेता समाचार पत्र की स्थापना भी की। उसके बाद समानता देखें, सार्वजनिक जल संसाधनों तक के समान पहुंच की वकालत करते हुए महार सत्याग्रह 1927 सहित ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया इन्होंने। महार सत्याग्रह का बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसका अथी भी किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया। मुक्ति देखें, वर्ष 1930 में पूजा स्थलों में जाति आधारित प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए कालाराम मंदिर परिवेश आंदोलन, नासिक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो अस्पृश्यता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई का प्रतीक है। और प्रतिनिधित्व देखें तो पूना समझौते पर बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर आरक्षित सीटें स्थापित की और जिससे
से उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त भी हुआ। संविधान में देखें तो वर्ष 1947 में नियुक्त प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान को तैयार करने की सावधानी पूर्वक प्रक्रिया की देखने के अर्थशास्त्र देखने डॉक्टर अंबेडकर जो है अंबेडकर के डॉक्टोरल शोध ने भारत में वित्त आयोग की स्थापना की और वर्ष 1934 में आरबीआई अधिनियम के नीतिगत ढांचे को प्रभावित भी किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर जो है अर्थशास्त्र में इनका योगदान क्या है, तो डॉक्टर अंबेडकर के डॉक्टोरल शोध ने भारत में वित्त आयोग की स्थापना और वर्ष 1934 में आरबीआई अधिनियम के नीतिगत ढांचे को प्रभावित भी किया है। पुरस्कार और सम्मान के बारे में देखें, भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर अंबेडकर को वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के सम्मानित किया गया। अंबेडकर सर्किट के बारे में देखें, अंबेडकर के जीवन में बड़े 5 स्थानों के तीर्थस्थ के रूप में विकसित किया गया है। पंचतीर्थ विकास इसे कहा जाता है। महू में जन्म स्थान हुआ, नंदन में स्मारक है इनका शिक्षा भूमि, और नागपुर में दीक्षा भूमि है, मुंबई में चैत्य भूमि है और दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि है। संविधान दिवस इनका जो है संविधान वस्तुकार के रूप में भूमिका को सम्मानित करने हेतु वर्ष 2015 से 26 नवंबर की संविधान सभा के दिवस में मनाया जाता है।